हेलो दोस्तों, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज है 25 अगस्त 2024 और 25 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो अपना सेशन है ये वीकली सेशन होता है, मतलब हर 7 दिन में ये फ्रेंड्स सेशन आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस है ये पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चीफ जस्टिस ने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। ये किस देश के चीफ जस्टिस ने इस्तीफ़ा दिया है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नेपाल, ऑप्शन बी में दे रखा है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में दे रखा है भारत और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है जापान। तो फ्रेंड्स, अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के चीफ जस्टिस है इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। अब हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश के चीफ जस्टिस है वो कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया। तो बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस थे वो थे ओबेदुल हसन, चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश, और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है। तो जो डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ है, मतलब डी वाई चंद्रचूड़ है, वो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस है। और ये कितने नंबर के हैं? ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यह भी हमें याद रखना है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये भी हमें याद रखना है। ये थे जगदीश सिंह खेहर। अब इनको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो सिख कम्युनिटी है इनसे बिलोंग करने वाले भारत के पहले चीफ जस्टिस बने थे। तो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? ये थे जगदीश सिंह खेहर। और इसके साथ ही ये है इनका जो क्रम है, तो ये 44वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो 50वें नंबर के कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। और 44वें नंबर के कौन है? जगदीश सिंह खेहर। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया गया है ये हमें बताना है। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये अभी हाल ही में फ्रेंड्स 10 अगस्त 2024 को सेलिब्रेट किया है। तो इसके लिए अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को हम प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं। अब ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बायोफ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जो कि हमें नेचर से प्राप्त होता है, उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। तो द डे ऑल्सो कमेमोरेट्स द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एन इंजन ऑन पीनट ऑयल बाय जर्मन इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल ऑन 9 अगस्त 1893। मतलब 9 अगस्त 1893 को ये जो जर्मन इंजीनियर थे सर रुडोल्फ डीजल, इन्होंने एक इंजन के ऊपर परीक्षण किया और उस इंजन को फ्रेंड्स मूंगफली के तेल से चला दिया। तो इस आविष्कार के लिए ये जो डे है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो बायोफ्यूल डे है ये सेलिब्रेट किया गया है अभी हाल ही में 10 अगस्त को। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन में शामिल 32वां और नवीनतम देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है इसमें नया देश शामिल हुआ है और वो 32वें नंबर का देश है। तो हमें बताना है कि कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है स्वीडन, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है जापान, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है नीदरलैंड और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो स्वीडन देश है ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हुआ है और ये 32वें नंबर का देश है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन कौन सा ए राइट आंसर होने वाला स्वीडन। तो हम देखते हैं कि ये जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है ये क्या है। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं उत्तरी मतलब नॉर्थ, अटलांटिक मतलब अटलांटिक और संधि मतलब ट्रीटी और संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? नाटो। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार ये 3 पॉइंट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो इसकी स्थापना और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है या इसकी हम फुल फॉर्म है वो क्या है। नाटो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? अब यह फ्रेंड्स ये है करंट का क्वेश्चन, इसे हम याद रखेंगे और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आ भी सकता है एग्जाम्स में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस वीडियो का। तो यहाँ से हम देखते हैं। तो हाल ही में जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 अभी हाल ही में खेला है।
तो इसमें जो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा थी, इसमें कौन सा मेडल हासिल किया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है कांस्य पदक, ऑप्शन बी में दे रखा है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी में दे रखा है रजत पदक, ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में इन्होंने रजत पदक जीता है, तो अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, रजत पदक, ऑप्शन सी। इसके साथ ही हम देखते हैं तो रजत पदक कौन सा होता है। रजत पदक होता है सिल्वर मेडल, जिसे हम रजत पदक कहते हैं हिंदी में। तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने अपने बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर की दूरी पर फेंका। तो जो भाला फेंक है ये अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 हुए थे, तो इसमें जो इन्होंने भाला कितनी दूर फेंका था, 89.45 मीटर दूरी पर इन्होंने फेंका था। इसके साथ ही हम देखते हैं ये नीरज का सेकंड ओलंपिक मेडल है। इससे पहले तो नीरज चोपड़ा ने ये सेकंड ओलंपिक मेडल जीता है, और इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रतिस्पर्धा में तो जो ये पेरिस ओलंपिक 2024 की प्रतिस्पर्धा हुई थी, भाला फेंक प्रतिस्पर्धा, इसमें जो पाकिस्तानी फील्ड प्लेयर है अरशद नदीम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आए हैं, अरशद नदीम, और सेकंड नंबर पर कौन आए हैं, नीरज चोपड़ा। तो इस प्रकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस वीडियो का। इसके आगे पांचवें क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो नए राजदूत बने हैं ये कौन बने हैं, ये हमें बताना है। और फ्रेंड्स इसका जो है ये ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि जो पी हरीश है इनको अभी हाल ही में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है संयुक्त राष्ट्र में। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, पी हरीश। तो हम देखते हैं कि वरिष्ठ राजनयिक पी हरीश को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें जो भारत के वरिष्ठ राजनयिक है पी हरीश, इनको राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, ये हमें बताना है। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड्स है या राष्ट्रीय फिल्म जो फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया था, और इसमें किस अभिनेता ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अल्लू अर्जुन, ऑप्शन बी में दे रखा है शाहरुख खान, ऑप्शन सी में दे रखा है रणबीर कपूर, और ऑप्शन डी में दे रखा है ऋषभ शेट्टी, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि जो ऋषभ शेट्टी है, जो कि इनकी जो मूवी थी कंतारा, इस मूवी में एक्शन करने के लिए, बेस्ट एक्शन करने के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का अवार्ड है किसने जीता है, ऋषभ शेट्टी ने जीता है इनकी फिल्म कंतारा के लिए। अब हम देखते हैं 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है। अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला है, ऋषभ शेट्टी। इसके आगे सातवें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में खेल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। अब ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 है अभी हाल ही में खेला गया है, या इसमें जो भारत ने पार्टिसिपेट लिया है, तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, या जो भारत के जो खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया है इन्होंने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि 6 मेडल इन्होंने इसमें जीते हैं। 6 मेडल के साथ भारत ने इसमें बढ़त हासिल की है। तो यहाँ से हम देखते हैं भारत ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीते, जिनमें एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। मतलब एक जो सिल्वर मेडल जीता है ये तो हमने देखा था कि जो नीरज चोपड़ा इन्होंने जीता था, इसके अलावा 5 ब्रॉन्ज मेडल और जीते हैं। इन पदकों के जरिए भारत ने पदक तालिका में 71वां स्थान हासिल किया। तो यदि हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक सबसे ज़्यादा मेडल है वो किस कंट्री ने जीते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही जो भारत ने है 71वां स्थान हासिल किया 6 मेडल जीतकर। यहाँ से आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो हाल ही में पौंडीचेरी के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किसे शपथ ली है। तो पौंडीचेरी के जो डीजीपी है अभी हाल ही में नए डीजीपी बने हैं, तो किसने शपथ ली है, कौन पौंडीचेरी के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में शपथ ली है, कौन बने हैं, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है शालिनी सिंह, ऑप्शन बी में दे रखा है बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी में दे रखा है आर एस शर्मा, ऑप्शन डी में दे रखा है एम के शर्मा। तो फ्रेंड्स अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि जो पौंडीचेरी के नए डीजीपी बने हैं ये कौन बनी है, शालिनी सिंह बनी है। तो इसके नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, ये है इनकी इमेज, शालिनी सिंह, जो कि अभी हाल में पौंडीचेरी के नए डीजीपी के रूप में शपथ ग्रहण करी है। इसके आगे 9th क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्ति मिली है।
तो जो तेलंगाना के अंदर यूनिवर्सिटी है यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, इसके जो नए चेयरमैन है ये कौन बने हैं? ऑप्शन ए में हमें दे रखा है रतन टाटा, ऑप्शन बी में दे रखा है मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी में दे रखा है कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन डी में दे रखा है आनंद महिंद्रा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो तेलंगाना के अंदर यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी है, इसके अध्यक्ष बने हैं, इसके नए चेयरमैन बने हैं आनंद महिंद्रा। तो अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी आनंद महिंद्रा। इसके आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन में और आज के लास्ट क्वेश्चन में। तो ये है फ्रेंड्स कौन? आनंद महिंद्रा, जिनकी इमेज आपको वीडियो में दिख रही है। इसके आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। हाल ही में भारत के नए बॉलिंग कोच के रूप में किसी नियुक्ति किए गए हैं? मतलब जो भारत के नए बॉलिंग कोच बने हैं ये कौन बने हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है मॉर्ने मार्केल, ऑप्शन बी में दे रखा है डेले स्टेइन, ऑप्शन सी में दे रखा है जैकबस सेलिस, ऑप्शन डी में दे रखा है मकाया नितिनी। ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो मॉर्ने मार्केल है ये फ्रेंड्स नए बॉलिंग कोच बने हैं भारत में। तो यहाँ हम देखते हैं तो जो मॉर्ने मार्केल है ये कहाँ से है? साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं मॉर्ने मार्केल, और इनको अभी हाल ही में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है, बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। इसमें मुख्य कोच जो भारत की जो टीम है क्रिकेट टीम, इसके जो मुख्य कोच है ये कौन है? गौतम गंभीर है। और इनके अलावा जो फील्डिंग कोच है वो कौन है? टी दिलीप है। और इसके साथ ही जो सहायक कोच के रूप में रोयन टेन डेस्कटे और अभिषेक नायर शामिल है। तो हम देखते हैं कि जो भारत की जो क्रिकेट टीम है वर्तमान में उसके जो मुख्य कोच है वो कौन है? गौतम गंभीर। फील्डिंग कोच कौन है? ये है टी दिलीप। सहायक कोच कौन है? सहायक कोच है रायन टेन डेस्कटे और अभिषेक नायर, यह है सहायक कोच। इसके साथ ही जो बॉलिंग कोच है ये कौन बने हैं? मॉर्ने मार्केल, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं। इसके आगे 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन संबलपुर विल रिसीव 3 ऑफ द रिलोकेटेड रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है। तो हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है ये 2 राज्य है, और इन 2 राज्यों से जो रॉयल बंगाल टाइगर है, 3 रॉयल बंगाल टाइगर है, ये फ्रेंड्स जो संबलपुर की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी हाल ही में भेजे गए हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है चिलिका लेक सेंचुरी, ऑप्शन बी में दे रखा है नंदाकानन जू, ऑप्शन सी में दे रखा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी में दे रखा है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें अभी हाल ही में जो कि संबलपुर में स्थित है, संबलपुर उड़ीसा में स्थित है, इसमें अभी हाल ही में 3 रॉयल बंगाल टाइगर्स है ये भेजे गए हैं, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भेजे गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार कौन कौन से तरीके आजमा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर्स, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म हो गई PCCF, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर्स वाइल्ड लाइफ सनंतानंदा 3 ऑफ दीज टाइगर्स विल बी रिलीज्ड इनटू द देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन संबलपुर। जो ये हमें दे रखा है वाइल्ड लाइफ का नाम सुशांतानंदा, इनसे अभी हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं। और कहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं? देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संबलपुर में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसमें ये 3 रॉयल बंगाल टाइगर है ये भेजे गए हैं। वाइल द रिमेनिंग 2 विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व इन मयूरभंज। तो मयूरभंज से 2 रॉयल बंगाल टाइगर और इसके साथ ही सुशांतानंदा से 1 रॉयल बंगाल टाइगर है ये भेजे गए हैं संबलपुर उड़ीसा में। एशिया की, अब हम इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और देखते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है लेगून है, जिसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर है। यह उड़ीसा में स्थित है। इसके 3 जिलों यानी गंजम, खुर्दा और पुरी में फैला हुआ है। ये फ्रेंड्स लेगून कोई झील का नाम नहीं है, लेगून झील का टाइप होता है। तो हम देखते हैं कि जो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, उससे चिल्का झील के बारे में हम पॉइंट्स बता रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है चिल्का झील, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर है। यह उड़ीसा में स्थित है। इसके 3 जिलों यानी गंजम, खुर्दा और पुरी में फैला हुआ है। लेगून झील का एक दूसरा नाम क्या है? अनूप झील भी है। अनूप लेगून किसी बड़े जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो कि किसी अवरोध द्वारा समुद्र या उस जल स्रोत से अंशतः या पूरी तरह अलग होता है। अब जो लेगून झील है उसकी विशेषता बताई गई है कि हम किस झील को लेगून झील बता सकते हैं या किस झील को लेगून झील की कैटेगरी में रख सकते हैं, यह हमें बताया गया है।
तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो लेगून झील है इसका दूसरा नाम हम अनूप झील के नाम से भी इसे बुला सकते हैं। और लेगून और अनूप झील है किसी बड़े जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो कि किसी अवरोध द्वारा समुद्र या उस जल स्रोत से अंशतः या पूरी तरह अलग होता है। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की जो चिल्का झील है तथा नेल्लौर झील है, नेल्लौर की जो पुलिकट झीलें हैं इसका उदाहरण है। पश्चिमी तट पर केरल राज्य में भी बहुत सी अनूप या लेगून झीलें हैं। ये है फ्रेंड्स, क्या है ये हमें दे रखा है उड़ीसा की किसी एक झील का है, चिल्का झील का, जो कि हमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरफ तो है गया समुद्र। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो समुद्र से थोड़ी वो डाइवर्ट है और डाइवर्ट होकर ये जो झील बनी हुई है, तो ये ऐसी जो झील बनती है इसे हम क्या कहते हैं, लेगून झील। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का अपना जो सेशन है ये पूरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।